गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा जो टॉपिक था बेटा पोटेंशियोमीटर हमने डिस्कस किया था और उसमें एक एप्लीकेशन हमने डिस्कस कर ली थी, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेसिस्टर बाय यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। उसको आपने अच्छे से कर लेना है। आज हम उसके करें आगे दो एप्लीकेशन और भी हैं, कहाँ पोटेंशियोमीटर यूज में आता है। आज हमारे दो टॉपिक ये डिस्कस करेंगे। दोनों टॉपिक के अंदर सबसे पहला काम जो है वो है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाओ, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करो और कैसे प्रैक्टिकल करते हैं वो भी वही प्रोसेस रहेगा। और यहाँ उसी चीज़ को फॉलो करते हुए उस रीडिंग का एडजस्टमेंट करेंगे तो वो वहाँ लिख दो, बड़ा आराम से आपके दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो सबसे पहला जो है पोटेंशियोमीटर का जो प्रैक्टिकल के तौर पे भी आता है वो आर्टिकल का नाम है कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ। कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज करते हुए हमने दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वैल्यू चेक करनी है। उसको और अच्छे तरीके से कहें, एक दूसरे के साथ रेशियो निकालना। एक की ईएमएफ E1 ले लो, दूसरे की ईएमएफ E2 ले लो, E1/E2 दोनों का रेशियो लेना मतलब कंपेयर कराना कहते हैं। ठीक है बेटा, तो प्लीज ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम जो प्रैक्टिकल है उसमें एक्सपेरिमेंट के तौर पर दे रखना है। सबसे पहला काम, किसी भी आर्टिकल में सबसे जरूरी जो चीज होती है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होता है सर्किट डायग्राम। तो कल मैंने आपको बताया पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट, हम एक पोटेंशियोमीटर जो होता है वो एक वुडन ब्लॉक होता है, जैसे कि मीटर ब्रिज होता था वैसे ही होता है। एक टर्मिनल ए होता है बेटा, दूसरा टर्मिनल बी होता है। दोनों के बीच में एक कांस्टेंट वायर होता है जिसकी लेंथ हमने L मान ली है, L ले लेते हैं। और इसके लिए यहाँ से रीडिंग के लिए आपके उसके अंदर जो दिखा रखा होगा, हम इस पर आज इस बुक में जो दिखा रखा है वैसे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरे के पूरे पोटेंशियोमीटर वायर है, इसकी लेंथ को हमने कैपिटल L माना हुआ है। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे होगा उसकी लेंथ आप मेजर कर सकते हो, स्केल ले रखी होगी और वहां से एक बार इधर जाएगी 100 सेंटीमीटर, दूसरी बार आएगी 200 सेंटीमीटर, बता देना आपको। यहाँ इधर जाएगी 300 हो जाएगी, ऊपर से इधर जाएगी वापस जैसे 400 ऐसे बढ़ जाएगी। 4 वायर होंगे तो 400 सेंटीमीटर, 5 वायर होंगे, 6 वायर होंगे तो 600 सेंटीमीटर, 8 वायर होंगे तो 800 सेंटीमीटर। और आजकल ज़्यादा वायर वाले पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं तो उससे सेंसिटिविटी अच्छी रहती है। और हम सिंपल तरीके से इसको लेते हैं और इसके साथ एक स्केल ले लेते हैं हम। ये स्केल हमने ऊपर दिखा दिया, हो सकता है ये स्केल आपके इसमें नीचे दिखा रखी हो। ठीक है बेटा, एक स्केल बना दिया हमने, ये आप स्केल का ध्यान रख सकते हैं। स्केल होगी रीडिंग नोट करने के लिए, उसका स्केल नीचे दिखा रखी है, उसके ऊपर ये वायर दिखा रखा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें स्केल से मेजर करने के लिए। कोई भी डायग्राम बनाया हमने पोटेंशियोमीटर का, उसमें बताया था कल आपको कि ए टर्मिनल से हम पॉजिटिव जोड़ेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको हमने नाम दिया था ड्राइवर सेल, मेन बैटरी, ऑक्सिलरी बैटरी, इसके 3 नाम होते हैं। ये ज्यादा वैल्यू की होती है और इसकी ईएमएफ को हम ई ले लेते हैं बेटा। ठीक है पुत्र, क्या ले लेते हैं, इसकी वैल्यू को हमें ई मान लेते हैं। और इस पोटेंशियोमीटर वायर में से करंट चलाने के लिए सिर्फ ये बैटरी रिस्पॉन्सिबल होती है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से करंट चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से इसमें करंट कांस्टेंट रहे, करंट इसके अंदर कांस्टेंट रहे, उस बात का पता लगाने के लिए एक तो हमने यहाँ स्विच लगा दिया। करंट कांस्टेंट चेक करने के लिए एक मिलीएमीटर ले लेंगे। ठीक है बेटा, और यहाँ इसके ऊपर यहाँ कहीं भी एक रेजिस्टेंस बॉक्स या R ले लेते हैं हम, वेरिएबल जिसको रियोस्टेट भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स भी बोल सकते हैं, ऐसे R भी लिखा मिल सकता है भैया।
इसमें बहुत सारी रेसिस्टेंसेज होती हैं, उनमें से जो हमारी मर्जी उसको निकाल लो, वो यूज में आ जाएगी। जैसे 2 ओम की निकाल रखा है, एक प्लग तो 2 काम आ रही है, एक 2 निकाल रखी है, एक 5 निकाल रखी है, दोनों को निकाल लो 7 ओम यूज में आ जाएगी। ठीक है, तो ये वेरिएबल रेसिस्टेंस होती है। दूसरा इसी तरह रियोस्टेट भी यूज कर सकते हैं। और इस टर्मिनल को जाके और हम जोड़ देंगे बी के साथ। ये डायग्राम जो मैंने अभी बनाया है, पोटेंशियोमीटर का कोई भी आर्टिकल हो उसमें ये जरूर बनेगा। ठीक है बेटा। अब हमारा आर्टिकल का क्या नाम है? कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, है ना ये। अब हमने 2 सेल लेने हैं, तो जो 2 सेल लेंगे, प्लीज ध्यान देना। अब इसमें करंट की डायरेक्शन भी दिखा सकते हो भैया, सर्किट डायग्राम में करंट की डायरेक्शन दिखाना जरूरी है, नहीं तो डायग्राम अधूरा माना जाता है। ठीक है, इस पोटेंशियोमीटर वायर में से करंट को चलाने के लिए जो बैटरी रिस्पॉन्सिबल होगी वो सिर्फ ये होगी। ठीक है, सिर्फ इसकी वजह से करंट चलेगा। The current flowing through potentiometer wire is only because of this driver cell, main battery और auxiliary battery। ठीक है बेटा। अब जिन 2 सेल को कंपेयर करना है, उन दोनों सेल को हम यहां लेंगे। ठीक है बेटा, उन दोनों सेल को हम यहां ले लेंगे। The point to be remember, जो पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी आपने ध्यान में रखना है, इस ए के साथ इस मेन बैटरी का पॉजिटिव जोड़ना है, और यहाँ जो भी सेल लगेंगे उनका भी पॉजिटिव जोड़ना है। तो 2 सेल जो ले रखे हैं उन दोनों का हम पॉजिटिव ही जोड़ देंगे। ठीक है बेटा। एक की ईएमएफ E1 है, दूसरे की ईएमएफ E2 है। इन दोनों का दूसरा जो सिरा होगा आगे चल के हम यार 2 वे की बोलते हैं। 2 वे की 1 3 2। इस टर्मिनल का नाम 1 रख दिया, इस नीचे वाले का नाम 2 रख दिया, और यहाँ तो बीच में इसका 3 रख दिया। बल्कि 3 को मैं किधर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और इस 3 वाले के साथ, इस टर्मिनल के साथ आगे चल के एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ देंगे, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा जाके जोकी में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, एक यहाँ का ये वायर इस वायर के साथ यहाँ जोड़ दो, जोकी में जोड़ दिया जाएगा। जोकी बेटा एक काम और भी हो सकता है, प्रैक्टिकल की फाइल में देते रहते हैं, ये चेंज होता रहता है। इस गैल्वेनोमीटर के इस जोकी के बीच में एक रेजिस्टेंस दी जा सकती है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। कई बार वो भी दे देते हैं, वो इसकी रीडिंग पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। सिर्फ गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन आता है ना, ऐसे एक गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, इस तरीके से शेप होती है, यहाँ 0 होती है, इधर 30 तक होता है, इधर भी 30 तक होता है। तो ये निडल बीच में हो गया ऐसे, तो कोई इसको हमने सिर्फ जोड़ दे रखा होगा, तो बीच में क्यों निडल ऐसे। अगर सारे कनेक्शन ठीक कर दिया हमने, इसमें प्लग डाल दिया, इस चौकी को एक बार ए पे टच कराया, एक बार बी पे टच कराओ, एक बार डिफ्लेक्शन इस साइड आएगा, एक बार इस साइड जाएगा। जब इसको ऐसे लेके जाएंगे तो ये आगे चलेगा। अगर यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा वाली नहीं जोड़ रखी होगी ना, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे बीच में हिलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, बस हल्का हल्की मोशन में रहेगा ये। और आपको रीडिंग लेने में दिक्कत आएगी, टाइम लेगी रुकने के लिए। ये जीरो नल पॉइंट निकालोगे, बैलेंसिंग लाइन निकालोगे, दिक्कत आती है। उसको खत्म करने के लिए हम यहाँ क्या कर देंगे, हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस को जोड़ दो, फिर इसकी मोशन को क्या करेगा, ये रोक देगा। वही धीरे से ऐसे आएगा और वही रुक देगा, फिर मोशन को फिर अपने आप वाइब्रेशन नहीं रहेंगे। समझ गए यार। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस मिल भी जाए कोई दिक्कत नहीं, समझ गया नहीं, लगा देना आपने प्रैक्टिकली नोटबुक में रखा, आपकी बुक में रखा दे देना, पर उसका सारी रीडिंग पे कोई प्रभाव नहीं आए। क्लियर है बेटा। ये पड़ गया सर्किट डायग्राम, किस चीज के लिए, कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है बेटा। अब आपको कल बताया था कि पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर, जो पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका कल हमने के निकाला था, के पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या निकाला बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये के किसके बराबर था, मैं यहां प्रिंट में लिख रहा हूं, V
Vp बाई L। पोटेंशियोमीटर वायर की यहां से लेके यहां तक की सारी लेंथ L है। स्मॉल r जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। और कैपिटल L लेंथ ऑफ होल पोटेंशियोमीटर वायर। वायर लगा लेना, ठीक है, समझ आया या नहीं? ये चीज मानी हुई है। तो जो करंट चला हुआ आई माना हुआ था हमने, आई किसके बराबर होगा? इसमें जो करंट चलेगा उसके लिए ये बैटरी रिस्पॉन्सिबल होगी। और कितनी रेजिस्टेंस है यहां से आकर की सारी आर, स्मॉल आर, तो कितना करंट चलेगा इसमें से? चलने वाला करंट इनटू में रेजिस्टेंस। तो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा सारे में जो फॉलो पोटेंशियल होगा डिवाइडेड बाय क्या होगा? L। और I की वैल्यू क्या होगी? I बताया था मैंने आपको, बोलो। ये EMF होगी, सारे वायर की रेजिस्टेंस कितनी थी? R। और बाहर कितनी यूज में रखी मान लो कैपिटल R। तो टोटल कितनी रेजिस्टेंस होगी ऊपर वाले सर्किट में? इनको नहीं देखना अभी, कितनी होगी ऊपर वाले में? R स्मॉल प्लस में कैपिटल R। टोटल रेजिस्टेंस होगी, टोटल EMF कितनी होगी? E। तो कितनी बढ़ेगी भाई यहां से? I E ओवर R प्लस R। वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे I की जगह। E R प्लस कैपिटल R इंटू R बाई L, ये K हो जाएगा। और K का मतलब क्या है? फॉलो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 सेंटीमीटर के लिए कितनी वोल्टेज रीड करेगा ये। इसमें आगे चलेंगे तो 1 वोल्ट में कितने का फर्क आ जाएगा। यहाँ से 1 सेंटीमीटर चलेंगे तो दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो बताएगा ये। पर सेंटीमीटर फॉलो पोटेंशियल K कहलाता है, ठीक है। जितना K कम होगा उतना ही एक्यूरेट क्या होगा? ज्यादा होगा। K को कम कैसे किया जा सकता है बताओ बेटा? एक तो L को बढ़ा के लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर को बढ़ा दो, K कम हो जाएगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा E को कम लेके, मतलब I को जो I इसको कम करके, I को कम कैसे करेंगे? I को कम करने के लिए या तो E की वैल्यू कम कर दो या बाहर वाले रेजिस्टेंस से को बढ़ा दो। क्योंकि पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ फिक्स कर दी तो स्मॉल r, ये दोनों चीज तो फिक्स होगी ना, दोनों चीज फिक्स होगी। तो क्या करना पड़ेगा? K की वैल्यू कम करने के लिए, सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए दो मेथड। सबसे बेस्ट लेंथ बढ़ा, फिर कहेगा लेंथ फिक्स कर दी जाए, तब क्या करोगे? I को घटा दो। I कैसे कम होगा? Either by increasing value of E और by increasing value of external resistance, जो रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो ये आपका लास्ट आर्टिकल कर रखा है, पढ़ लोगे। मैंने दोबारा आपको बताया है, इसमें आपने ये ध्यान नहीं देना, इसमें नहीं लिखना है, वैसे समझाने के लिए दिया। K की वैल्यू ले ली भाई हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा? इसमें थोड़ा लिख देना, बुक से ज्यादा बेटर लिख सकते हो आप। बुक में समझाने के बजाय सिंपल बात से समझा सकते हो यार। जैसे ही इस दोनों में प्लग डालते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये वाला कनेक्शन कंप्लीट हो गया भाई। इवन सेल किसमें आ गया? कनेक्शन होगा, इवन सेल यूज में आ गया। जैसे ही प्लग को 1 और 3 के बीच में इंसर्ट करेंगे तो इवन सेल इज नाउ कनेक्टेड टू दी सर्किट, ठीक है। अब इस पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है? ए से। और नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है? यहां से जाके ज्योति से। अब ये चेक करना, एक बार यहां लगाना, ज्योति को टच कराना, रिफ्लेक्शन चेक करना। एक बार यहां लगाना, रिफ्लेक्शन चेक करना, ठीक है। तो आपको मतलब यहां से चेक कर लेना, इसमें वैल्यू आएगी, इसमें वैल्यू आएगी। एक बार इधर डिफ्लेक्शन आएगा, एक बार इधर डिफ्लेक्शन आएगा, दोनों साइड डिफ्लेक्शन आएगी, पक्की बात है। समझ गए या नहीं? तो अब हम क्या करेंगे भाई? यहां से इसके साथ टच करा दो, इसमें रीडिंग आ जाएगी, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। इसके ऊपर रख के वायर इसको ज्योति को और ऐसे स्लाइड करना और गैल्वेनोमीटर में देखते रहना। जहां गैल्वेनोमीटर 0 पे आ जाए, 0 हो जाए, बीच में बिल्कुल 0 पे आ जाए, दोबारा रीडिंग वहां रुक जाना। और यहां से वहां तक की लेंथ जो होगी उसको हम बैलेंसिंग लेंथ का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? बैलेंसिंग लेंथ। मान लो इस केस में L1 है,
पहले के लिए L1 डिस्टेंस पे जाके इसमें जीरो डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें करंट चलाने के लिए ये बैटरी रिस्पॉन्सिबल, जब यहां कोई करंट चल ही नहीं रहा है सर्किट में, क्योंकि ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब इस सर्किट में कोई करंट चल ही नहीं रहा। अब जितना ये पोटेंशियल है उतना ये होगा, क्योंकि जुड़े हुए आपस में, बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, आइडियल कॉइल से जोड़ा गया, नो रेजिस्टेंस। नेगेटिव टर्मिनल इसके बराबर हो जाएगा, भाई इसमें कोई करंट नहीं है, मतलब ये इतना पोटेंशियल, उतना पोटेंशियल ये होगा, क्योंकि तो करंट क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू करंट जरूर चलेगा। करंट कब नहीं चलेगा, जब पोटेंशियल है बराबर हो, तो ये बराबर हो गया, फिर दोनों का भी हो गया या नहीं। जो यहाँ फॉलो पोटेंशियल हुआ, इसमें जाते जाते जो पोटेंशियल गिरा वो किसके बराबर होगा, ये दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसकी जो रीडिंग होगी वो E1 के बराबर होगी ना। और E1 क्या है, EMF ऑफ द फर्स्ट सेल, तो E1 को क्या लिख सकते हैं, सपोज L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ फॉर द फर्स्ट सेल, देन E1 कैन बी रिटन इक्वल टू किसके बराबर, KL होगा, क्योंकि वो बताया होगा कितनी लेंथ होती है, एक के लिए कितनी वैल्यू K 1 सेंटीमीटर, और L लेंथ के लिए कितनी KL, तो यहां से आगे कितनी वैल्यू होगी KL1, तो KL1 होगी पहले के लिए, ठीक है भाई। जितना करंट होता है उतना ही रखना मेंटेन, इसमें करंट को कांस्टेंट रखना, इसमें देखते रहना करंट भी कांस्टेंट रहना चाहिए। अब यहां से प्लग को निकालो और 2 और 3 में इंसर्ट कर दो, देखना व्हेन प्लग इज इंसर्टेड बिटवीन 2 and 3, नाउ सेल E2 in use and E1 is not in use, and for such इस केस के लिए फिर से यहाँ रखो और फिर आगे स्लाइड करो, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो जॉकी होगी ये क्या करेगी, किसी और पॉइंट पे जाके बैलेंस करेगी, उतनी लेंथ थोड़ी करेगी, ये अलग वैल्यू की है भाई, ये तो फिर वही, क्योंकि आपकी बार इसीलिए जुड़ा हुआ है, इसीलिए जुड़ा हुआ है, ये जो डिफरेंस होगा इस E2 के बराबर होगा, और कितनी बैलेंसिंग लेंथ पे हुआ, मान लो L2 पे हुआ, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ से इसके हम लिख देंगे सपोज द बैलेंसिंग लेंथ फॉर द सेकंड सेल इज L2, तो क्या लिख देंगे उसके लिए, बराबर है KL2, ठीक है बेटा। हमने कंपेयर करना है ना, कंपेयर करते क्या होगा, दोनों को रेशियो ले लो, जैसे ही रेशियो लेंगे क्या होगा भाई, E1 by E2 बराबर है, K से K कट जाएगा, क्या जाएगा L1 by L2, और आपने L1 L2 को खुद ही निकाल ली, तो आपको पता ही है, तो कंपेयर हो नहीं गई, क्या समझ में आया या नहीं। मेन चीज क्या थी यहाँ, मेन चीज क्या थी, सर्किट डायग्राम, उसके बाद आपने अपने तरीके से लिखना है, समझ में आया, मेक सर्किट डायग्राम। इसमें ध्यान रखना सभी सेल्स जो भी लगे हुए इनका सबका पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, सर्किट डायग्राम ठीक बना दिया, 2 या 3 नंबर का जितना भी आएगा उसमें से आप ये मान के चलो सर्किट डायग्राम क्या 3 नंबर मिलेगा, बनाया कैसे वो लिख दो, फिर कर क्या रहे हो लिख देना, यहाँ की K निकालने की जरूरत नहीं है आपको, सपोज K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर सच अरेंजमेंट, इसके लिए K पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसा मानेगा। नाउ insert a plug between 1 and 3, E1 cell is connected, find the balancing length, it comes out to be L1, so E1 can be written as a KL1. Now remove the plug from 1 and 3 and put in a 2 and 3, the E2 cell is used, E1 is not in use, and the balancing length in this case obtained is L2, and we can write E2 is equal to dividing these two, we will get the ratio। छोटा काम नहीं करते ना, बाकी बुक में वो चीज़ें बढ़ा के रखिए, कोई नहीं टीचर समझ जाएगा, और ज़्यादा अच्छा होता है टीचर में नॉलेज होती है, क्या कहना चाह रहे हो मेरा बेटा, बात समझ में आएगा नहीं, देखोगे यही, मेक द लैंग्वेज सो मच इजी दैट एवरी कैन अंडरस्टैंड, ऐसा बनाना, ठीक है। अब आगे आते हैं बेटा, अगला टॉपिक का नाम है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, एक ही सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब इसके अंदर यहां तक का जो पहला पार्ट था, आपको पता था ना ऊपर का ये
ये जो सर्किट डायग्राम है इट इज रहेगा। ये मजे की बात है यार, ये सर्किट डायग्राम है इट इज रहेगा। अब इसमें यहां चेंज करेंगे बस थोड़ा, तो आपको ये आता है। और इससे पहले वाला आर्टिकल तो करते फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेसिस्टर, उसमें भी यहां तक का सेम था, समझ रहे हो, उसमें यहां तक का सेम था। अब इसको मैं यहां से भी कर रहा हूं, आप पढ़ के देख लेना, कल वाले आर्टिकल को रिपीट कराया थोड़ा समझाने के लिए। अब थोड़ा चेंज करता हूं बेटा, हल्का चेंज करते हैं, कोई फर्क यहां नहीं करेगा, बस हमें थोड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपने तो पिछले चैप्टर में आर्टिकल पढ़ा हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनाया हुआ हमने, किसी को याद है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज इक्वल टू E माइनस V बाई V इनटू R। E EMF ऑफ दिस सेल, V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल, और R वो है जिसके साथ उस सेल को हमने जोड़ दिया था ना ये। अब इस चीज को किसी फार्मूले को यूज करें, तो इसमें भी R है, इसमें भी E है, तो दिक्कत आ सकती है। अब थोड़ा काम कर लेना, मेन सेल की बैटरी को E1 मान लेना, समझ गए ना, क्योंकि हम E तो यहाँ लेंगे, नीचे वाले को लेंगे, उस फार्मूले को अप्लाई करना है। और यहाँ से जो रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं इसका R1 नाम रख देना, E वहां लेंगे बस, लिखते नहीं यार कुछ नहीं। अब सर्किट डायग्राम के अंदर क्या करना, हमने सेल की ईएमएफ निकाल ली है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अब नीचे यहां चेंज करेंगे, बोलो इस सेल का क्या जोड़ेंगे, यहां ए के साथ पॉजिटिव, शाबाश बेटा, ये पॉजिटिव जोड़ दिया, नेगेटिव, ठीक है। और इस सेल के साथ यहां से अलग से एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहां लगा दो आप, आरबी या आर लगा लो, वैसे तो आर भी लगाना अच्छा होता है। यहाँ से R1 निकाल रखा है इस पर, ठीक है, ये भी एक आर भी ले लिया हमने। और यहाँ एक की लगा देना भैया, मेक एक की है, और इसको ऐसे जोड़ देना, समझ गए कि सेल के दोनों के साथ नीचे नीचे क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दी, और एक की ले लिया K1। और इसके इस सिरे के साथ अब हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर का एक सिरा या 2 की में चला जाएगा। Now the diagram is completed for the internal resistance। तो सिर्फ इतना चेंज करना है बेटा, है ना आसान चीज। पहले आपको याद रखो, सबसे पहले में जैसा ही था, यहाँ रेजिस्टेंस था, नीचे सेल था, अब उल्टा कर दिया तो किसका होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का। ऊपर कर देंगे तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टर आ जाएगा, ठीक है। और दो सेल के दोनों अपोजिट जोड़ के टू वे की लगा देंगे, उससे काम कर देंगे। यहाँ से ऊपर का सम क्या है, तीनों में से कमाल की बात, दो प्रैक्टिकल है और एक न्यूमेरिकल का बेस है, तो पहले आर्टिकल कर कराया था, तो ये तो बहुत ही बढ़िया अच्छा आर्टिकल कह सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। सेल में कोई करंट ड्रा नहीं कर रखा हो तो क्या करेगा, ईएमएफ, ई से लिखते हैं उसको, उसमें ई से लिखा हुआ है। V क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है, उसी सेल की दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल से करंट ड्रॉ कर रखा हो, सेल को यूज कर रखा हो, सर्किट को क्लोज कर रखा हो, ऐसी लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है बेटा। तो हम वही अप्लाई कर लेते हैं यहाँ, इस की को ऑफ रखते हैं, इस की को हम जोड़ते नहीं, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर में यहाँ रख के इससे लेंथ निकालते हैं। इसमें से जो करंट गया उसके लिए ये बैटरी रिस्पॉन्सिबल, यहाँ से कोई करंट लिया ही नहीं गया क्योंकि ये दोनों सेम पे है, ये दोनों सेम पे है, इसमें से करंट चला ही नहीं, समझ गया नहीं, ये करंट चला ही नहीं, सुन रहे हो। इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मान लिया हमने R, तो करंट चला ही नहीं, R भी काम की नहीं। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये इसके साथ बराबर है, ये इसके साथ बराबर है, और यहाँ से कोई करंट नहीं चला, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा किसको बताएगा, ये ईएमएफ को, किसको बताएगा, क्योंकि इसमें से कोई करंट नहीं लिया गया है। और पहले जो बैलेंसिंग लेंथ आई वो आगे मान लो L1, क्या आगे भाई, L1 आ गई। सपोज L1 इज द लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ obtained when this K1 is not inserted,
देन तो वैल्यू आएगी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इससे कोई करंट मिले रे तो क्या बताएगा वो ईएमएफ। ईएमएफ किसके बराबर आ गई भाई बताओ, E = KL। ठीक है ना भाई। अगले केस में क्या करते हैं, की को इंसर्ट कर दो। जैसे की को इंसर्ट करोगे अब इसमें से करंट चलेगा, ये भी सर्किट बनेगा ना। और इसमें से मान लो रेजिस्टेंस आपने R निकाल ली, R रेजिस्टेंस यूज में कर रहे हैं, अब यहां से करंट चलेगा तो इसमें से भी करंट चलेगा। अब जब यहां से हम इसकी रीडिंग लेंगे, अब की बार जब रीडिंग लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि इसमें से करंट जा नहीं रहा, इन दोनों में करंट नहीं जा रहा, यहां से कोई करंट नहीं जा रहा। जितने पोटेंशियल पे है उतने पे ये होगा, क्योंकि इसमें जीरो डिफ्लेक्शन आया होगा, जितने पे है उतने पे ये है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या देगा, सेल में से तो करंट है लेकिन इसके बीच और इसके बीच में नहीं है करंट। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या देगा आपकी वाली सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। और मान लो वो तो हमने दोबारा इसको जोड़ने के बाद क्या बोला, L2 आ गई। कितनी आ गई भाई, L2। तो अब की बार रीडिंग जो आएगी किसके बराबर आएगी, V के बराबर आएगी। तो V कितना हो जाएगा, KL2। आगे दोनों कितनी रेजिस्टेंस यूज की गई आपने यहाँ, R। तो R रेजिस्टेंस हमने यूज कर रखी है। ये सारी चीजें उसमें रख दो, क्या हो जाएगा बोलो, स्मॉल रेजिस्टेंस इंटर रेजिस्टेंस बराबर की जगह KL1 KL2 KL2 और यहाँ R इतना रखी यूज में, ये कट जाएगा, क्या रह जाएगा L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू R। अब ध्यान से देखोगे तो L1 L2 बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेंगे हम, और यहाँ से R कितनी निकाल ली है, वो R आ जाएगी। एक बार इसको R को R ले लेना, अगली बार कोई और वैल्यू ले लेना, उससे फिर पहले एक बार L1 निकाल लेना, फिर L2 निकाल लेना, उससे वो दूसरी रीडिंग आ जाएगी। ऐसे दो तीन रीडिंग लो, सबका एवरेज ले दो, क्या है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल। तो R को समझ सकते हैं ना, R में लेंगे तो एक बार फर्क को पहले वाली रीडिंग तो वही रहेगी, R को कैसे अलग अलग लोगे तो L2 अलग अलग आएगी सब केस में। वो L2 R सब में वही रखो, पहले V वही रखो, V बदलती जाएगी R के साथ, जो R के साथ भी आए उसको रखते रहो, कर लोगे या नहीं, समझ रहे हो ना। पहले वाले तो वही रहेगी, अगर कोई R को जोड़ेंगे ही नहीं, सब में सेम रहेगी। R लेंगे, पहले केस में मान लो R मान लिया या R हमने 5 ओम ले लिया तो L2 आ गई, तो पहले की रीडिंग ले लो। अगले केस में इसको 10 करके फिर L2 निकाल लो, फिर L2 की जगह और R की जगह 10 रख दो, समझ गए या नहीं, आया समझ में बेटा, कर लोगे। दिस इज द मेथड टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय यूजिंग ए पोटेंशियल। प्लीज बेटा इसको अच्छे से करना, इट इज इन योर न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंट पार्ट, न्यूमेरिकल में भी है, एक्सपेरिमेंट्स में भी है। आपसे टीचर कई बार पूछेगा तो फिर मेरे को ये नहीं लगे कि आप बता नहीं रहे हो, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, कर लोगे तो यू हैव टू डू दिस नाउ। फिर पढ़ के देखना इस पूरे चैप्टर को, कोई भी दिक्कत नहीं लगती है ठीक है ना, ठीक है। तो पहले बेटा इसी का काम करो, अब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करें आगे अगले लेक्चर में। ठीक है, ओके बेटा।